नमस्कार, मेरा नाम सत्यव्रत विश्वाल और मैं बनारस से आया हूँ यहाँ पे। वैसे तो मैं उड़ीसा के निवासी हूँ, पैदा हुआ हूँ। मेरा जन्म स्थल है जगत सिंहपुर जिला, जो पहले अविभक्त कटक जिला में रहता था। हिंदी मेरे भाषा नहीं है, मैं उड़ीसा के हूँ, तो मेरे भाषा में थोड़ी बहुत त्रुटि रहेगी। लेकिन भाषा पे ना जाके मेरे सौभाग्य में ये आया मेरे मित्र के कारण से, जो कल सर से परिचय कराए। और हमें बहुत जान के खुशी लगा कि ऐसे सरकारी एक अच्छे पदवी पर रह के इतने बेबाक और इतने निर्भय होके ऐसे बातें जो इतने गहन और इतने स्पष्ट तरीके से, तो मैं बहुत प्रभावित हुआ। और सर कल हमें सज्जन जी हमें आमंत्रित किए अपनी संस्था में आने का, इसलिए मैं बहुत उनके आभारी हूँ। जब ये एक सर एक संभावना बनती है, जब एक वार्तालाप की संभावना बनती है, तो इसमें मैं मानता हूँ कि मेरे सौभाग्य है और कुछ जिज्ञासा मन में रहता है। और जब उनसे साक्षात संवाद हो पाता है तो ये बहुत अच्छा रहेगा। मैं उम्मीद रखता हूँ कि कुछ अपनी सोच और समझ में कुछ परिवर्तन है हो, जिसको हम लेके एक आत्मसात कर सकते हैं, अपने जीवन में ला सकते हैं। वैसे मैं पेशे से, जो पेशे कहते हैं, शिक्षक हूँ। लेकिन मैं कभी शिक्षा को एक पेशे की तरह देखा नहीं, ना जीता हूँ। एक स्वाभाविक जीवन जीता हूँ, उसमें शिक्षकता एक कर्म आ गई तो उसको लेके जी रहा हूँ। इसी बात जब मैं शिक्षकता करता हूँ, इसी बात की एक चीज़ खटकती है कि आज के समय में हमारी शिक्षा में एक बहुत बुनियादी चीज़ मिसिंग रहता है। हमारे वहाँ पे एक सीबीएसई स्कूल है, अपनी करिकुलम है, जो बहुत मूल चीज़ है कि हमारी जो भोजन है, हम एक मानसिक भोजन कराते हैं, शारीरिक भोजन कराते हैं, उनको व्यायाम देते हैं, लेकिन जो हमारी शरीर में जाता है, जो शरीर बनाता है, शारीरिक जो हमारी फिजिकल बॉडी है, तो उसमें जो खाद्य जाता है वो बहुत आज के समय में तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि सब तरह का बीमारियां आ रहे हैं। और हमारी स्कूल इत्तेफाक से सर से अभी शेयर कर रहा था कि इत्तेफाक से बहुत बड़े, करीब 80 एकड़ ज़मीन है, लेकिन हम बाहर से सब्जी अनाज सब खरीदते हैं। ये स्थिति है। अब मैं खुद जिस परिवार से हूँ, 5 एकड़ 6 एकड़ ज़मीन ऐसे ही पड़ा है। हमारी समाज की ताने बाने में हम कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं। तो एनीवे, बात को संक्षेप करते हुए सर से ये आग्रह करूँगा कि ये जो भोजन हम ले रहे हैं और जिस जो खेत से उपजती है, उसके बारे में हमारी थोड़ी सी समझ को और स्पष्ट करें, बेहतर बनाएं। क्योंकि सर शुरू से रहे हैं अध्यापना क्षेत्र में, और हम तो एबीसी भी नहीं जानते हैं इस जो कृषि के बारे में। तो कृषि के जो जो आधार है, हमारी अन्न हमको उपलब्ध कराते हैं, और जो कृषक भाई को ज्ञान भी देते हैं और उनको सहयोग पहुंचाते हैं, ज्ञान पहुंचाते हैं। तो इस बारे में थोड़ा सा कुछ ऐसे मूल सवाल मेरा रहेगा कि जैसे हम बच्चों को पढ़ाते हैं कि ये आज की कृषक जो है, फार्मर जो है, वो वैसे ही वैसे हैं जैसे अतीत में था। उसकी कोई परिवर्तन नहीं आई अपनी जीवन शैली में, अपनी जो आर्थिक और सामाजिक जो रूपरेखा जो अभी बनी है, ऐसे ही अतीत में बनी हुई है। कोई परिवर्तन नहीं, बाकी सब परिवर्तित होते जा रहे हैं। तो उस भूमिका जो कृषक का ऐसे दशा है, फार्मर सुइसाइड, इसके बारे में अनेक बात हम बच्चों को पढ़ाते हैं, उनकी सिलेबस के हिस्सा है। लेकिन बच्चों भी सुनते हैं कि एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आता है और चला जाता है। इसकी इसकी सच्चाई क्या है कि आज की जो सर जो कृषि क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, जिसको फार्मर्स कह रहे हैं, उसका दशा ऐसे क्यों है?
इसके बारे में सर कुछ अगर। देखिए कि अभी तो आपने एग्रीकल्चर की केवल बात की कि कृषि की दशा ऐसी क्यों है, और आपने प्रारंभ में कहा कि जो इंसान भोजन करता है, भोजन में आज क्या खा रहा है, ये बहुत ही सोचनीय विषय है, दयनीय विषय है। क्योंकि आज का जो आपने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में मैं बच्चों को ये पढ़ाता हूँ, मैं तो ये कहूँगा कि एजुकेशन, आज जितने भी प्रकार की एजुकेशन है, एजुकेशन का जो मकसद है, दो मकसद है। एक किसी यूनिवर्सिटी का या किसी संस्था ने जिसने विद्यालय खोला है, उसका एक मकसद है, वो मकसद पवित्र नहीं है। दूसरा, जो वहाँ एजुकेशन लेने जा रहा है स्टूडेंट, उसका भी शिक्षा ग्रहण करने का जो मकसद है, वो मकसद पवित्र नहीं है। आज खेती जो है, जो खेती की नई नई टेक्नोलॉजी खोज रहे हैं लोग, उनका मकसद उचित नहीं है, मतलब पवित्र नहीं है। और किसान जिस मकसद से वो टेक्नोलॉजी अडाप्ट करता है, उसका भी उस टेक्नोलॉजी को अडाप्ट करने के पीछे का मकसद पवित्र नहीं है। इसलिए हमारे जीवन में परेशानियां हैं, चाहे स्टूडेंट हो चाहे किसान हो। मतलब हम खेती की अगर बात करें तो खेती का बिल्कुल सिंपल सा है कि खेती, मनुष्य जो है या किसान जो है वो मैनेजर है। धरती पर जितना भी मनुष्य है वो चूँकि इसी धरती पर मानव सभ्यता है, ये धरती ही इंसान के रहने की जगह है। और जब हम पुराने साहित्य में, पुराने दर्शन में पढ़ते हैं, चाहे हम कहें कि पौराणिक कथाओं में पढ़ते हैं या वेदों में पढ़ते हैं, तो कहा गया है कि इस धरती का जो निर्माण है ना, धरती जहाँ मैं रहता हूँ, ये धरती को मैं माँ कहता हूँ। इस धरती को जैसा आज मैं देख पा रहा हूँ, वैसा होने में 3,40,00,000 साल लगे। प्रारंभ काल से यहाँ इतनी वनस्पतियाँ, इतना जीवन नहीं था। पंच महाभूत, धरती, पानी, हवा, आकाश, अग्नि के निर्माण के बाद जब यहाँ सृष्टि की रचना प्रारंभ होती है, तो सबसे पहले एक छोटी सी काई जन्म लेती है, शैवाल। पानी बरसता है और जमीन में, पत्थर में, जहाँ भी जैसा है वहाँ एक काई जन्म लेती है बारिश के ऋतु में। और काई पहले आई, फिर कोई 1, 2, 4 कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए। चूँकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहले नहीं आ सकता था, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भोजन चाहिए। काई जो वनस्पति जगत की सबसे छोटी इकाई है, वो भोजन बना लेती है। और चूंकि बहुत जमीन से सटी हुई है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा बायोमास नहीं है, तो उसको बहुत ज़्यादा जमीन से न्यूट्रिशन की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो फोटोसिंथेसिस करके काई डेवलप होती है, और काई जब आती है तो उसमें फिर माइक्रोब्स आते हैं। यहाँ से धरती का निर्माण शुरू हुआ। फिर काई जमी और समथिंग मटेरियल वहीं खत्म कर दिया, मतलब उसने अपना प्राण त्याग दिए। तो सॉइल में कुछ कार्बनिक पदार्थ बढ़ा, समथिंग एक लिटिल क्वांटिटी में, और रेसिड्यू के हिसाब से, रेजिड्यू के साथ। फिर अगला जब साल आया तो उसमें थोड़ा सा कुछ दूसरी ग्रास आई, फिर एक दूसरा जीव आया, फिर दूब घास आई, फिर चींटी आ गई। और ऐसे करते 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 काई से लेके बरगद का पेड़ तक, और एक छोटे से सूक्ष्म जीवाणु से लेकर के हाथी तक की रचना हुई। कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स आ रहे हैं, ठीक है ना। ये सनय सनय धीरे धीरे होता गया, होता गया, होता गया। और बाद में कहते हैं, हम सब लोगों ने पढ़ा है कि इस पृथ्वी पर मनुष्य
परमात्मा की सबसे सुंदर और अंतिम रचना, मतलब मनुष्य के बाद फिर कुछ नहीं बना अभी तक की जो रचना हुई है। ठीक है। तो मनुष्य जो है इस धरती पर परमात्मा की सबसे सुंदर और अंतिम रचना है। और इसके बारे में कहा गया कि ये ज्ञानावतार है। इसके बारे में ये भी कहा गया कि ये धरती रूपी बगिया का माली है। तो परमात्मा ने, अब देखना, आप ईश्वर ने, चूंकि हम सबसे बाद में आए, तो जब हम बाद में आए तो मैं यहाँ का किराएदार हूँ, मैं अतिथि हूँ, सबसे बाद में आया, तो मेरी ड्यूटी बनती थी कि हम इस परमात्मा की या पंचमहाभूत और परमात्मा के द्वारा रचित जो 84 लाख योनियां हैं, मैं इनका अध्ययन करूं कि ये क्या क्या कैसे कैसे है। उसके बाद इनके साथ मेरा संबंध क्या है। जैसे मैंने शुरू में बोला, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया, जब दूब वो आया काई, आदमी आ गया होता तो क्या करता है, आदमी की रिक्वायरमेंट कितनी है, तो काई या एक दूब घास तो मनुष्य की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर सकती थी। इसलिए एक बहुत बड़ा ये विज्ञान है कि परमात्मा के द्वारा जो व्यवस्था बनाई गई उसमें सिस्टमेटिक ढंग से, कि जिसकी जैसी जैसी रिक्वायरमेंट थी वो रिक्वायरमेंट पूरी हुई, तब उस जीव का अवतरण हुआ। तो हमारा अवतरण सबसे बाद में हुआ, आखिरी मेहमान हूँ मैं। और मुझे कहा गया तुम इस धरती रूपी बगिया के माली हो। तो विषय खेती का है। तो खेती का सिंपल विषय क्या है कि इस धरती के निर्माण में पहला सूत्र बताता हूँ। मेरे बहुत सारे किसान कहते हैं साहब इस कीड़े के लिए क्या करूँ, साहब ये खरपतवार के लिए क्या करूँ। अब कई बार मेरा बीपी बढ़ जाता है, क्योंकि मैं बहुत बार बोलता हूँ कि मनुष्य को प्रकृति के द्वारा बनाई गई किसी भी रचना को समाप्त करने का, नष्ट करने का राइट नहीं है। तुम तो माली थे, तुम मैनेजर हो, तुम मैनेज करो, प्रबंधन करना आपका काम है। चीज़ों को नष्ट करना ये मैनेजमेंट नहीं है। किसी भी इकाई को, जैसे बीट्स को मारना, किसी इंसेक्ट को मारना, किसी बीमारी को मारना, किसी जानवर को मारना, जैसे आज की तारीख में लोग चूहा मारते हैं, सांप मारते हैं और गाय भी मार रहे हैं। साइट्स जो कहते हैं, साइट्स, हाँ, साइट्स रेपेल करने वाला कंसेप्ट नहीं है। इनको पहला सूत्र है खेती का कि हमको किसी को मारने का प्रयास नहीं करना, बल्कि ये समझना है कि ये हावी क्यों है। जैसे मैं अक्सर उदाहरण देता हूँ कि जंगल में भी खेती होती है, आदमी तो नहीं करता। जैसे मेरा बात है कि खेती कौन करता है, खेती हम नहीं करते। ये गलत फहमी इंसान को, खेती मैं करता हूँ, नो, खेती ये प्रकृति करती है। तुम्हारा काम है अपने अकॉर्डिंग, जैसे तुमको किसी वस्तु की जरूरत, तुमको गेहूं की जरूरत है, तुमको धान की जरूरत है, तुमको चने की जरूरत है, तुमको टमाटर लगाना है, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप क्रॉप बोते हो, बस इतना ही तो करते हो। बोते कहाँ हो? जमीन में। वो जमीन करता है, उसको जमाता कौन है? ये जमीन और हवा और पानी। फिर इसको जम जाता है तो इसको बढ़ने का अवसर कौन प्रदान करता है? थोड़ा भोजन जमीन से लेता है, फिर सूरज की रोशनी से बनाता है, क्लाइमेट सपोर्ट करती है। फिर अगर क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप हुई, फूल आ गए, तो फिर तितली मधुमक्खी उसमें परागण की क्रिया करते हैं। यानी कि 84 लाख योनियों में जितनी भी इकाइयाँ हैं, ये सब समथिंग कुछ करती हैं, तब ये हमको खेती से कुछ मिलता है। संभव है। हम तो केवल क्रॉप बोते हैं ना। तो आपको क्रॉप बोनी थी, अब क्रॉप की यील्ड कम है, तो क्या समझना था कि यील्ड इसलिए कम है कि जो बीज मैंने धरती में बोया है, क्या धरती की सामर्थ्य उसको है कि पाल ले। अगर आपकी क्रॉप अकॉर्डिंग टू आपके अनुसार नहीं बढ़ रही है, तो मीन्स कि धरती के पास सामर्थ्य नहीं है। तो मैं देख पा रहा हूँ कि मटर का पौधा बोया और वो इतना छोटा सा है, वो ग्रोथ नहीं कर रहा। तो मैं देख रहा हूँ कि इट मीन धरती की सामर्थ्य कम है। तो बेसिक मिस्टेक कहाँ हुई? जो आपका फूड मटेरियल से जुड़ा हुआ कहानी थी कि जो खा रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ।
तो मटर का पौधा हो, चाहे गेहूं का पौधा हो, चाहे अमरूद का पौधा हो, मित्र, जो आपने जमीन पर बोया है अगर वो प्रॉपरली ग्रोथ नहीं कर पा रहा है तो मुझको समझना ये था कि हमारी सॉइल में कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन मैंने सॉइल की प्रॉब्लम को कंसीडर नहीं किया। मैंने क्या किया, कुछ चंद बेवकूफ टाइप के लोग, अरे यूरिया डाल दो बढ़ जाएगा, अरे डीएपी डाल दो, तो मैं मार्केट भागा। मार्केट कहाँ जाना था? अब जो मैंने कहा, किसानों के साथ जो न्याय की बात है, किसानों को गलत बताया गया कि यूरिया डालने से बढ़ जाएगा। मैं कहता हूँ धरती की पूजा करते, धरती में कार्बन कितना होना चाहिए, धरती में जीवाणु कितने होने चाहिए, धरती क्या होती, अगर मैं अध्ययन कर पाता तो ना तो धरती खराब होती और ना मुझे किसी केमिकल फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती। लेकिन चूंकि मैंने इंसान माली था, व्यवस्थापक था, मैनेजर था, और इसको पंचमहाभूत के द्वारा बनाई गई पूरी व्यवस्था का अगर ज्ञान होता तो कभी खराब ही नहीं करता। तो खराब ही नहीं करता तो आज तुम्हारी फसल ग्रोथ करती और किसी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन हमने प्रकृति के विज्ञान को, प्रकृति की व्यवस्था को, परमात्मा के आदेश को लात मार दिया। क्योंकि मैं पढ़ लिख गया हूँ ना, मैं एमएससी एजी हो गया, मैं इंजीनियर हो गया, मैं माइक्रोबायोलॉजी का साइंटिस्ट हो गया, तो मुझे अपने पर गुमान आ गया है ना कि मैं तो बहुत लर्नेड हूँ और मैं ये ठीक कर लूँगा। मित्र, हम कुछ भी ठीक नहीं कर सकते। जो कुछ ठीक करेगा वो प्रकृति ठीक करेगी, और प्रकृति ठीक करती रहती, लेकिन आप हिंड्रेंस क्रिएट करते हो। जैसे खेती का संपूर्ण दारोमदार, क्योंकि मुद्दा था आज किसान कर्ज में डूबा है, मुद्दा है जो उगा रहा है वो खाने योग्य नहीं है, मजबूरी में खाया तो जा ही रहा है, लेकिन खाने योग्य नहीं है। कारण क्या है? मिट्टी, सॉइल। पहला विज्ञान के बारे में कहते हैं कि किसी भी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, विज्ञान। हाँ। अब कृषि विज्ञान क्या है? अब कृषि में क्रमबद्ध ज्ञान क्या है? पहले सॉइल है, अगर सॉइल खेत होगा तभी तो खेती करेंगे, और खेत नहीं है तो, अब मान लीजिए ज़मीन है और मुझे खेती करनी, तो पहले क्या हुई? ज़मीन। लेकिन ज़मीन कैसी होनी चाहिए? जो खेती करने जा रहा हूँ क्या ज़मीन उसके लायक है? तो हमको ज़मीन की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए कि सॉइल माने जैसे मिट्टी का एक टुकड़ा, अरे मतलब धरती का एक भूभाग है, मैं सबको सॉइल को थोड़ी कहता हूँ ना। सॉइल माने है जहाँ अच्छी क्रॉप हो सके, अच्छी वनस्पतियाँ हो सके, उसको सॉइल कहता हूँ। तो सॉइल की क्या प्रॉपर्टीज है? पहली प्रॉपर्टीज होती है, चूंकि इसको माँ कहता हूँ, माँ का मतलब भी वो कि जिंदा है। तो धरती कैसे जिंदा है? धरती जिंदा है जीवाणुओं की वजह से। धरती में जीवन है जिसको हम कहते हैं थलचर। धरती में सांप है, बिच्छू है, चींटी है, चींटा है, केंचुआ है, दीमक है, गुबरैला है, व्हाइट ग्रब है, ये है, वो है, वो है, वो बहुत सारा जीवन है। वो जीवन अगर है तो जीवन को भोजन भी चाहिए। मान लिया इस जहाँ मैं बैठा हूँ यहाँ जीवन है, और मैं यहाँ बाग बगीचों से जो पत्तियाँ गिरी हैं मैं इनको झाड़ करके आग लगा दूँ, तो वो जो जीवन था धरती में उसको भोजन कहाँ से मिलेगा? हमें निकाल लिए। तो हमने क्या मिस्टेक किया? हमने जो वनस्पतियों के नीचे झाड़ू लगाता हूँ, फिर माचिस लगा के आग लगा देता हूँ। अब सॉइल में कार्बन की कमी हो गई तो कुछ जीवाणु इनकी भोजन की कमी से कमज़ोर पड़े, कुछ पॉपुलेशन ख़त्म हुई। फिर क्या हुआ, जब कार्बन की कमी हुई और मैंने कोई फसल बोई तो हमने यूरिया डीएपी डाला, तो पोषक तत्वों के बीच में इम्बैलेंस हुआ। तो हमको किसी फसल में पत्ता पीला दिखा तो हमने कहा कि इसमें कोई बीमारी लगा है, तो मैंने उसमें फंजीसाइड डाल दिया। फिर हमको पेड़ों से भी नफरत हुई, मैंने खेत की मेड़ों के पेड़ काट दिए तो चिड़िया गायब हुई, तो इंसेक्ट आ गया, तो फिर मैंने इंसेक्टिसाइड डाल दिया।
फिर कालांतर में ऐसा भौतिकवाद की तरफ मैं बढ़ता गया, मतलब जो ट्रेडिशनल फार्मिंग का जो सिस्टम था उसको छोड़ता गया और भौतिकवाद की तरफ, टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ता गया। तो आखिरी में क्या हुआ कि मैकेनाइजेशन जब आया तो मैंने पशुपालन को भी थोड़ा कमज़ोर कर दिया। तो कोई भी वनस्पति जब हम बोते हैं कोई क्रॉप, तो क्रॉप के बीच में बहुत सारे खरपतवार उगते हैं। अब यही वैज्ञानिकों ने कहा कि खरपतवार तो बहुत सारा उपज घटा देगा, क्योंकि ये सॉइल से पोषक तत्व लेगा, सॉइल का पानी लेगा, सूरज की रोशनी लेगा, इसको मारना बहुत ज़रूरी। तो बीडीसाइड बिकने लगा। हाँ। तो हम बीडीसाइड डालने लगे। हुआ क्या कि खेत में फसल बोई थी, अगर खेत मेरा फर्टाइल होता, ज़मीन मेरी जिंदा होती, ज़मीन की तीनों प्रॉपर्टीज बायोलॉजिकल, फिजिकल, केमिकल सही होती, तो हमको किसी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ज़मीन जिंदा होती तो जो भूमि जनित बीमारियां, जैसे कहते हैं नेगेटिव पैथोजन है, टमाटर में ये बीमारी लग गई, सेव में ये बीमारी लग गई, वो निमेटोड्स लग गया। ये निमेटोड्स कुछ थे ही नहीं। जो आज बीमारियां हैं ना, बीमारियां थी नहीं, बीमारियों का मैनेजमेंट तो नेचर करती थी। नेचर के पास दोनों चीज़ें उपलब्ध है, निगेटिव पैथोजन भी है, पॉजिटिव पैथोजन भी है। और जब निगेटिव अपना रोल ज़्यादा प्ले करेगा तो पॉजिटिव उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, नेचर जानती है, नेचर कर लेती है बैलेंस। लेकिन मैं तो चूँकि पढ़ा लिखा हूँ, नेचर को मैं कहाँ मानता हूँ। मैं तो बहुत बड़ा पढ़ लिख गया, मैं पीएचडी हो गया, बहुत बड़ा वैज्ञानिक बन गया। तो और है क्या एग्जैक्टली क्या है, ये जो लोग पढ़ लिख गए ना, ये वेलफेयर के लिए नहीं पढ़े। जैसे विद्यालयों में अक्सर लिखा रहता है, आज भी लिखा जाता है, आइए ज्ञानार्थ जाइए सेवार्थ। तो मैं अक्सर कहता हूँ, आइए शिक्षणार्थ और जाइए लूटनार्थ। जो पढ़ लिख, बहुत बड़ी सरकार, जो पढ़ लिख गया ना, जैसे जो वैज्ञानिक हैं, कृषि वैज्ञानिक हैं, या जो कृषि के अधिकारी हैं, जो फार्मर्स वेलफेयर के लिए तथाकथित की है ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, फार्मर्स वेलफेयर के लिए नहीं, फार्मर्स वेलफेयर के लिए नहीं है, मैं तो एग्जैक्टली बोलता हूँ, फार्मर्स को लूटने के लिए। तो आपने जो प्रश्न किया कि सबसे बेसिक है कृषि विज्ञान का मतलब, पहले सॉइल स्ट्रांग है ना, तो देखना क्या क्या होगा। सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर राइट हैं, सॉइल की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज अगर राइट हैं, तो वर्षा का पानी जब बरसेगा ना तो तेजी के साथ सॉइल के नीचे जाएगा और हमको जो वाटर लेवल डाउन हो रहा ना, वो प्रॉब्लम्स ही नहीं आती। अभी तो सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज, मैंने ट्रैक्टर और बड़े बड़े यंत्र चला करके फिजिकल प्रॉपर्टीज को ख़त्म कर दिया, तो वर्षा का पानी नीचे सीपेज होकर जा ही नहीं पाता, तो वाटर की क्राइसिस शुरू हो गई। ठीक है ना। दूसरा, पेस्टिसाइड जब मैंने डाला ज़मीन में दीमक को मारने के लिए, निमेटोड्स को मारने के लिए, तो ज़मीन में जो बेनिफिशियल चीज़ें थीं वो मर गई। तो अब ये जो कार्बनिक पदार्थ है, जब ये बरसात में भीगेगा, नमी पाएगा, कार्बन बनेगा, तो कार्बन को खाएगा कौन? खाली है, खाली कार्बन तो पड़ा है, बट उस कार्बन को जो माइक्रोब्स खाते और मरते तो जीवांश पैदा होता, जीवांश पौधों की जड़ें लेती तो वनस्पतियां मुस्कुराती। चेन टूटा हुआ, चेन टूट गया। तो क्या हुआ कि ये जब हम नहीं समझे तो पढ़े लिखे लोगों के तो धंधे चल गुजरे, फर्टिलाइजर बिकने लगे, कृषि यंत्र बिकने लगे, पेस्टिसाइड बिकने लगे, उन्नतशील सीड बिकने लगे। उसके बावजूद भी किसान संकट में, और किसानी संकट में नहीं है, हर उपभोक्ता संकट में। जो खेती का खा रहा है ना, वो हर उपभोक्ता संकट में। लेकिन उपभोक्ता को क्या करना है? उपभोक्ता कभी किसान के बारे में सोचता ही नहीं। उपभोक्ता तो किसान को लूटने में लगा है। जैसे जितना भी सिस्टम है सरकारी तंत्र, किसान के साथ क्या है, वो न्याय करता है। सब अपने किसान अगर अपनी जमीन का चकरोट ना पाने जाए तो पैसा चाहिए। किसान कृषि विभाग के पास जाकर के कोई प्रॉब्लम बताए तो पेस्टिसाइड बता देगा, या किसी फर्टिलाइजर की कोई ये बोलता है मित्र
ये प्रकृति की व्यवस्था का विषय है, ये भगवान की व्यवस्था का विषय है। और तुम अपनी ज़मीन को मजबूत बना लो, तुम खेतों की मेड़ बना लो ताकि बारिश का पानी रुक जाए, खेतों की मेड़ पर पेड़ लगा लो, कुछ पशु पालो। तो पशु पालोगे तो जो खरपतवार तुम्हारी समस्या थी, खरपतवार तुम्हारा वरदान हो जाएगा। उखाड़ के लाना, पशु को खिलाना, पशु जो गोबर करेगा खेत को लौटा देना, तो खेत में कार्बन बढ़ेगा। ऐसा कोई सिखाता है? नहीं सिखाता। क्यों? क्योंकि किसान को अगर ये ज्ञान प्राप्त हो गया ना, तो दुकानें बंद हो जाएंगी। सबको अपनी अपनी दुकान को जिंदा रखना है। बहुत बड़ी बात है कि रिवोल्यूशनरी आइडिया है कि ये पूरा सिस्टम जो बसा हुआ है वो सेल्फ इंटरेस्ट के हिसाब से, बस वेलफेयर नहीं है। नो, हर व्यक्ति को अपनी चिंता है, हर व्यक्ति को। जबकि मैंने कहा कि मनुष्य का जन्म हुआ था, मनुष्य के बारे में कहा गया मनुष्य साधु है, परमार्थ के कारणे साधुन धरो शरीर। यानी कि जब मैंने कहा मनुष्य योनि सबसे बाद में पैदा हुई, तो ये परमार्थ के लिए आई है। परमार्थ का मतलब है एक दूसरे को हेल्प करना। और कितना समझना था हमको कि मैं 2 वक्त की रोटी कहाँ से खाता हूँ? प्रकृति की व्यवस्था से। मैं 10 बार पानी कहाँ से पीता हूँ? प्रकृति की व्यवस्था से। मुझे ऑक्सीजन 21 बार श्वास लेने के लिए मिलती, प्रकृति की व्यवस्था से। मुझे कपड़ा मिला है प्रकृति की व्यवस्था से। मुझे घर बनाने की सामग्री मिली है प्रकृति से, धरती से। और उसके ऊपर मैं भी प्रकृति का हिस्सा हूं, और मैं भी प्रकृति का हिस्सा हूँ, नहीं हूँ, अलग हूँ, हटके। तो मैं अक्सर कहता हूँ कि ये जो खेती है ना, खेती एग्जैक्टली अगर मैं कहूँ, खेती दर्शन का विषय, खेती आध्यात्म का विषय है। खेती से बड़ी भगवान की कोई पूजा ही नहीं। अगर खेती समझ के साथ, मैं एक चीज कहता हूँ, खेती में 2 निवेश की जरूरत है, समझ और श्रम। अब अगर मैंने अपनी समझ से काम नहीं लिया, अपना श्रम नहीं किया, तो क्या ट्रैक्टर काम करेगा? अपनी समझ अगर मुझे नहीं रही तो फिर वैज्ञानिक काम करेगा। ये जो अधिकारी हैं, जो एग्रीप्रेन्योर्स हैं, जो फर्टिलाइजर बनाने वाले हैं, पेस्टिसाइड बनाने वाले हैं, कृषि यंत्र बनाने वाले हैं, तो इनका धंधा चलेगा। हमारी समझ कहाँ चली गई? जैसे मैंने उदाहरण दिया, जंगल में ना तो कोई जुताई करता है, और चिड़ियाँ बीज बो देती हैं। जब जमीन पर चिड़िया बीज बोएगी जामुन का, और बीज जम जाएगा, और जामुन का पेड़ खड़ा हो जाएगा। और कितनी भी भयानक आंधी तूफान आएगी, वो जामुन का पेड़ गिरेगा भी नहीं, क्योंकि माँ जिंदा है। जिसकी माँ जिंदा है, माँ सबको संभालने की पावर रखती है। और हम अपने खेत में जब जामुन का पेड़ लगाते हैं, तो 10 साल के बाद जैसे ही बड़ा होता है, फिर आंधी आती गिर जाता है। क्यों? माँ की सामर्थ्य नहीं है कि उस पेड़ को संभाल के रख पाए। माँ की सामर्थ्य नहीं है कि जो आपने फसल बोई है उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन दे पाए, क्योंकि माँ को हमने उस लायक छोड़ा ही नहीं। इसलिए मैं अक्सर किसानों से कहता हूँ कि मित्र, हमको धरती माता को फर्टाइल बनाना है। हम जमीन को कैसे रिच बना दें, बस जमीन को रिच करिए। धरती माता अगर रिच हो गई, धरती माता अगर आपसे प्रसन्न हो गई, तो आपके चेहरे में प्रसन्नता रहेगी। धरती अगर स्वस्थ होगी तो आप स्वस्थ रहेंगे। और धरती के प्रति अगर आपका प्रेम बना रहेगा तो आप मानसिक रूप से समृद्धशाली रहेंगे। नहीं अन्यथा क्या है, आज ये केमिकल का यूरिया, हमारा गेहूं खाएं, चना खाएं, मटर खाएं, सब्जी खाएं, फल खाएं, क्या क्या है इसमें। आप समझिए कि देश में जो टोटल कृषि उपज है ना, टोटल, जिसमें मेडिसिनल, फल, सब्जियां, अनाज, दलहन, तिलहन, मोटा अनाज, सब, इसकी जो वैल्यू है मनी के रूप में, वो 22 लाख करोड़ की है सिर्फ। आप जोड़ लेना, कोई भी बुद्धिजीवी जो साइंटिस्ट हो, अर्थशास्त्री हो, ये सोचे कि विनोद कुमार झूठ बोल रहे हैं, तो आप जरा कैलकुलेटर उठाना, जोड़ लेना। 22 लाख करोड़ की कृषि उपज है। मिल्क नहीं जोड़ा, अंडा नहीं जोड़ा, मांस नहीं जोड़ा, धरती से जिसका सीधे संबंध है। और 22 लाख करोड़ की उपज में 4 लाख करोड़ का फर्टिलाइजर है, और 6 लाख करोड़ का पेस्टिसाइड है। यानी कि हम आधा भोजन और आधा जहर अंदर में जा रहा है। 4 लाख करोड़ का आप उठा के देख लो, गूगल बाबा से पूछ लो, मिनिस्ट्री से पूछ लो, टोटल 4 लाख करोड़ रुपए वॉल्यूम का फर्टिलाइजर है।
हाँ, जो पेस्टिसाइड का वॉल्यूम बताया वो इतना नहीं है, बताया नहीं जाएगा, कागज में नहीं है, क्योंकि वो ऑफ रिकॉर्ड है। 2.5 लाख करोड़ का तो ऑन रिकॉर्ड है, और 3.5 लाख करोड़ का बल्कि और उससे ज़्यादा ऑफ रिकॉर्ड है, जो कागज में नहीं है बट बिकता है और लोग डालते हैं। ये चौंकाने वाली बात है। ठीक है ना। अब आगे सुनना। तो इंसान ने 10 लाख करोड़ रुपए का तो केमिकल खाया। अब आगे बता रहा हूँ। आप हमारे देश में 7,80,000 करोड़ की शराब से आमदनी है पूरे सभी प्रांतों की। 7,80,000 करोड़ का राजस्व प्राप्त होता है शराब से, और इसमें करीब करीब 3.5 लाख करोड़ रुपया किस मतलब पीने वाले का भी है। टोटल करीब 11 लाख करोड़ की दारू पी जाती है हमारे देश में। अभी तो ये दारू का है, और उस दारू का है जो ऑन रिकॉर्ड है। जो चोरी वाली दारू है जो चोरी वाली दारू है वो हमने उससे नहीं जोड़ी। अगला चिंता के विषय है बहुत। ये तो दारू की बात बताई, और जो अफीम है, चरस है, गांजा है, ब्राउन शुगर है, हीरोइन है, वो अलग है। तो आदमी क्या खा रहा है? आदमी भोजन नहीं खा रहा है, भोजन से ज़्यादा वॉल्यूम में नशा खा रहा है, ड्रग्स ले रहा है, और ड्रग्स का परिणाम है कि हमारी सोचने समझने की सामर्थ्य बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। और आज आप अपराध की दुनिया में देखिए, फटाफट न्यूज़ जो 200 खबरें आती हैं, जी भारत में, ई भारत में, जिसमें भी कितने अपराध, मतलब हस्बैंड वाइफ का मर्डर कर दे रहा है, वाइफ हस्बैंड का मर्डर कर दे रही है, पिता पुत्र को मार दे रहा है, पुत्र पिता को मार दे रहा है, भाई बहन को मार रहा है, बहन भाई को मरवा दे रही है। किसके लिए? कागज के नोट के लिए। मित्र, जब तक कागज का नोट हमारे जेहन में है ना, तब तक किसी समस्या का समाधान नहीं है। कागज के नोट से आपको भोजन नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। कागज के नोट से आपको पानी नहीं मिलेगा, कागज के नोट से आपकी औकात नहीं ऑक्सीजन खरीद सकते हो। और नहीं तो 20 दिन के लिए जरा बीमार होके और ऑक्सीजन में पहुंच जाना, 20 दिन में तुम्हारा पूरा पैसा ऑक्सीजन खरीदने में चला जाएगा। तो कागज से ना तो मैं भोजन खरीद सकता हूँ, ना पानी खरीद सकता हूँ, ना ऑक्सीजन खरीद सकता हूँ। कागज के नोट से मैं हेल्थ भी नहीं बना सकता, कागज के नोट से मेरा दिमाग खराब होने वाला है। तो मैं कहता हूँ कि जो अब थोड़ा दर्शन में चलते हैं, पूजा पाठ में, तो गणेश लक्ष्मी का नाम सुने हो कभी? लक्ष्मी है अकेले? दीपावली में आप गणेश लक्ष्मी ही लाते हो ना। गणेश का मतलब है ज्ञान। ज्ञान मतलब प्रकृति का ज्ञान, परमात्मा के उस ज्ञान की बात करता हूँ जो मूल ज्ञान है। जब आप पैदा हुए थे तो परमात्मा ने आपके कान में एक मंत्र फूंका था, बेटा जिस घर में भेज रहा हूं ना, उस घर की दीवार को गिरने मत देना। ये धरती रूपी घर, इसकी व्यवस्था को चरमराने मत देना, बस यही ज्ञान। क्या बात है। ये तो शहर घर की एंट्रेंस में गणेश जी के रहते हैं, इसका प्रतीकात्मक अर्थ ये हुआ। लोगों ने क्या समझा कि जैसे भाई धरती घर, पौराणिक कथाओं में है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते थे लोग, जब तक गणेश का जन्म नहीं हुआ था। फिर जब गणेश की महिमा सामने आई तो लोगों ने कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश ने ही कहा, धरती शिव है, समुद्र विष्णु है, वायुमंडलीय क्षेत्र ब्रह्मा है। इन्होंने क्या कहा कि धरती को समझना हो, जल को समझना हो, वायुमंडलीय क्षेत्र को समझना हो, तो तुम पहले गणेश की पूजा करना। अगर गणेश माने ज्ञानी हो जाओगे ना तो तुम ये कर लोगे। अच्छा। और अगर तुम ज्ञानी नहीं हो तो तुमको धरती के बारे में कोई कितना भी समझाए, समुद्र के बारे में कोई कितना भी समझाए, तुम समझ ही नहीं पाओगे। तो ज्ञान ही तुमको बताएगा कि व्हाट इज सॉइल, व्हाट इज वाटर, व्हाट इज एयर, ब्रह्मा क्या है, विष्णु क्या है, महेश क्या है। ये ज्ञान के बिना संभव नहीं है। और गणेश पहले आएगा, फिर लक्ष्मी आएगी। लक्ष्मी का जो मतलब है, लक्ष्मी आज की तारीख में मित्र हमने क्या बताया
लक्ष्मी का मतलब अधिकांश लोग समझते हैं कि लक्ष्मी मतलब रुपया कागज का ना। आप पढ़ लीजिएगा, लक्ष्मी सुख शांति समृद्धि की देवी है। सुख शांति समृद्धि, पहले ज्ञान उसके बाद सुख शांति समृद्धि की देवी है लक्ष्मी। और लक्ष्मी, ये सुख शांति समृद्धि उसी के जीवन में आ सकता है जो ज्ञानी है। और ज्ञान कभी विद्यालय नहीं देता। विद्यालय आज की एजुकेशन प्रणाली पूरी की पूरी इंसान को अज्ञान की ओर ढकेलने में लगी। पूरी दुनिया में बोल रहा हूं, बताइए ना, ज्ञान की चर्चा कहाँ हो रही है? हर शिक्षा के पीछे लिख दिया गया व्यावसायिक शिक्षा। मतलब व्यावसायिक शिक्षा का मतलब डिग्री लो और जाओ, लूटो, कमाओ, ठगी का खेल करो। आज की शिक्षा इंसान को अज्ञानता की ओर ढकेल रही है। और ज्ञान का एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है। कक्षा 1 की क्लास किसी ने नहीं की, वो व्यक्ति ज्ञानी हो सकता है। और जो पीएचडी कर लेगा किसी अच्छे विश्वविद्यालय से, वो अज्ञानी होगा ही होगा। अज्ञानी होगा ही होगा, होगा ही होगा, अपवाद होगा। किसी मास्टर डिग्री और पीएचडी करने के बाद मैं दावे के साथ कहता हूं, और मैं सर्वे करके दिखा सकता हूं, कोई मुझसे बहस करे तो आके सामने चर्चा कर ले, उसके 99% चांस हैं कि वो अज्ञानी ही होगा। लेकिन हाँ, अभी अगर ज्ञान कहीं आपको दिखेगा तो उसमें दिखेगा जो विद्यालय नहीं है। लेकिन अब आज का सिस्टम क्या है कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। ठीक है ना? हाँ, और कोई प्रस्ताव का नहीं, बहुत बहुत सारे बातें ये पिछले 15-20 मिनट में बता दी इसको, क्योंकि इतने नए हैं और इतने रेडिकल है, इतने मौलिक है कि इसको हजम करने के लिए समय लगेगा। क्योंकि जैसे जिंदा, आप बोले जो जमीन है जिंदा है, जिंदा है। हम कभी जिंदा नहीं मानते होंगे, तो मैटर है, ऑब्जेक्ट है, उसको ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कोई मैटर। तो जब आप, इसीलिए आपका अध्यात्म घुसा हुआ है, आपकी जो, आप एक वैज्ञानिक हैं। अब वैज्ञानिक समझते हैं, हम मटेरियल साइंस समझते हैं, लेकिन आप स्पिरिचुअल साइंस को जो कण कण में घुसा है, इसको समय देखिए, सुनिए, बताने में। हाँ, अगर ये मैटर है ना, अगर मैंने इसको माँ नहीं माना, मैटर माना, तो आप भी मैटर ही हैं। आप कहाँ जिंदा है? अच्छा, मैं अगर कहूँ, जैसे मैं कई बार कहता हूँ कि आप जिंदा हैं, आप कहेंगे हाँ जिंदा हूँ। मैंने कहा हमको तो नहीं दिख रहा है, आप तो मरे हुए हो। जिंदा दिल इंसान जो माँ को मरा हुआ मानेगा, जो माँ को मैटर मानेगा, वो मर गया, पहले ही मर गया। पहचान नहीं है। और जीवन में जो कष्ट तकलीफें हैं ना, वो सिर्फ इसलिए हैं कि मैंने भगवान को भी मरा समझ लिया। भगवान, भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, सारी व्यवस्था मेरी नज़रों के सामने, जो कुछ भी दिखता है, मेरे जीवन की हर ज़रूरत भगवान और भगवान की व्यवस्था से पूरी होती। लेकिन मैं भगवान को, भूमि को मैटर मानता हूँ, जल को मैटर मानता हूँ, ऑक्सीजन को मैटर मानता हूँ। इसीलिए शायद आप ये जो शिक्षित वर्गों को सही रूप में आप अशिक्षित माने, कि इसीलिए कि मैटर मानते रहे हम लोग। मैटर, यही शिक्षा तो हमको सिखाया। बिल्कुल। देखिए, आप मैटर है। सुनिए, आप, मैंने बोला कि धरती, पानी, हवा। जब मैं कहता हूँ धरती, पानी, हवा, तो सामान्य जीवन की बात है। जब मैं कहता हूँ सॉलिड, लिक्विड, गैस, धरती सॉलिड है, लिक्विड वाटर है, गैस माने हवा, फिजिक्स की तो ये नहीं, ये विज्ञान का विषय हुआ। अब इसमें भी सुनना, जब हम सॉलिड, लिक्विड, गैस के केमिकल प्रॉपर्टीज का अध्ययन करते हैं तो ये केमिस्ट्री है। और इन्हीं सॉलिड, लिक्विड, गैस की जब फिजिकल प्रॉपर्टीज का अध्ययन करते हैं तो यही फिजिक्स है। सॉलिड, लिक्विड, गैस की प्रेजेंस को हम भूगोल मानते हैं, और सॉलिड, लिक्विड, गैस की उपस्थिति, अनुपस्थिति, इनके बैलेंस और इनके अबैलेंस से हमारा इतिहास बनता है। और इसी सॉलिड, लिक्विड, गैस को मैं कहता हूँ शिव। सॉलिड माने धरती माने शिव, लिक्विड माने विष्णु, और गैस माने ब्रह्मा। क्या बात है।
तो ये आध्यात्म का और दर्शन का विषय हो गया। इतने से- इसलिए मैं कहता हूँ, और देखिए आप, मिट्टी पानी हवा के बिना कौन सा सब्जेक्ट जिंदा रहेगा? बेसिक है, मूल है। मूल है। अब मूल को हम मैटर माने, या मैं जीवंत मानूं, लाइफ माने। या मैं इसको तीन देवता मानूं, ब्रह्मा विष्णु महेश। हमारी दृष्टि के ऊपर निर्भर रखता है कि हमारी मैंने कहा दृष्टि नजरिया, हमारी नज़र कैसी है, जैसी मेरी नज़र होगी वैसे ही मेरी खेती होगी। किसान भाइयों, बार बार निवेदन करता हूँ, वक्त नहीं है ज़्यादा। मेरी भविष्यवाणी है कि अगर आज आप नहीं संभले ना, आज भी अगर आप लालच की खेती में फंसे रहे कि साहब ऐसी कोई टेक्निक बताओ कि मेरी उपज 2 गुना हो जाए, ऐसी कोई टेक्निक बताओ जिससे मैं करोड़पति हो जाऊं, तो ये बात आप 50 सालों से टेक्नोलॉजी के बेवकूफ़ी में फंसे हो। देश का आम किसान कुछ नहीं पाया, कर्जदार हो गया, बीमार हो गया, उसने अपनी ज़मीन को लूट लिया, ज़मीन के नीचे का पानी लूट लिया, ज़मीन के ऊपर की बायोडाइवर्सिटी लूट ली। अब वक्त अपना जीवन बचाने का और आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य का है। अगर आज नहीं जागे तो कल मेरी संतानें मेरी आंखों के सामने कहीं घुट घुट करके जीने मरने के लिए मजबूर न हो जाएं। इसलिए इसको, खेती को आप दर्शन मानिए, भगवान की पूजा मानिए। ये विशुद्ध रूप से भगवान का विषय है, परमात्मा का विषय है, जीवन का विषय है, पूजा का विषय है, साधना का विषय, आराधना का विषय है। खेती जो छोड़ चुका, खेती से जो दूर जा चुका, वो भगवान को ना जानता है, ना भगवान को कभी पूज पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। नमस्कार।